हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल पर्चेक विद पीआरएम। मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस तो ज़रूर करती हूँ कि मैं हर वर्ड को और हर एक्सप्रेशन, हर फ्रेजेस को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको उसे समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, एडवांस्ड वोकैबुलरी और न्यूज़पेपर जो वोकैबुलरी, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस होते हैं वो सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रेसिव बनती है, साथ ही साथ जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर न्यू वर्ड्स जो आते हैं एग्जाम्स में वो कहाँ से आते हैं? यही सब जगह से आते हैं, ठीक है, खासकर न्यूज़पेपर से। तो मेरा जो सोर्स है वो द हिंदू न्यूज़पेपर का है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकती हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, खासकर जो एग्जाम एस्पायरेंट्स है, ठीक है। तो और साथ ही साथ वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे ये भी मैं आपको बताती चलूंगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला फ्रेज है, इट्स अ रो इरप्ट्स। रो इरप्ट्स आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। तो रो इरप्ट्स का अर्थ क्या होता है? न्यूज़पेपर फ्रेज है और इसका अर्थ होता है विवाद भड़क उठना। मतलब क्या हुआ? अ डिस्प्यूट सडनली स्टार्ट, जब कोई विवाद, कोई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट जो है अचानक से उठ जाता है। देखो, रो यहाँ पर ROW, एक तो रो होता है मैथमेटिक्स वाला रो, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। रो यहाँ पर है झगड़ा या विवाद, ठीक है, आर्ग्यूमेंट या डिस्प्यूट, नाउन वर्ड है। और जहाँ पे इरप्ट आ जाता है, इरप्ट मतलब होता है किसी चीज का भड़क उठना, अचानक से निकल जाना, भड़क उठना, ठीक है। जैसे वोल्केनो इरप्ट कहते हैं ना, उसी तरह से रो इरप्ट्स। तो जब किसी मुद्दे पर अचानक झगड़ा या विवाद या कोई आर्ग्यूमेंट हो या कोई डिस्प्यूट हो शुरू हो जाता है तो हम रो इरप्ट्स कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश मीनिंग है यहाँ पर, इट्स अ रो इरप्ट्स व्हेन पीपल सडनली स्टार्ट आर्ग्यूइंग अबाउट समथिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अ रो इरप्टेड इन पार्लियामेंट ओवर द इशू। जो जो विवाद है, जो मुद्दे को लेकर संसद में विवाद भड़क उठा। कोई मुद्दा है, उस पर विवाद भड़क उठा अचानक से। तो वहां पर ये एग्जाम्पल का कॉन्टेक्स्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना, अ रो इरप्ट्स ओवर अ डिसीजन, किसी फैसले को लेकर विवाद भड़क उठना। या अ रो इरप्ट्स ओवर द न्यू रूल, कोई न्यू रूल है उसके ऊपर विवाद खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है एफिजिज। एफिजिज, एफिजिस का अर्थ क्या है? पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। नाउन है। एफिजिस उसको बोलते हैं ना, जो पुतला होता है ना, प्रतिमाएं होती है, कोई बोर्ड होता है, हाथ में लिए रहते हैं, उस पे पिक्चर्स बने होते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक पर्सन के। तो वहां पर हम एफिजिस बोलेंगे इस पुतले, प्रतिमाओं को। तो अगर इंग्लिश में बोली तो फिगर्स और डॉल्स मेड टू लुक लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफन यूज्ड इन प्रोटेस्ट। आपने प्रोटेस्ट वगैरह देखा है ना, वहां पे हाथ में लेकर मुर्दाबाद या जिंदाबाद, जो भी मुर्दाबाद करते हैं, तो वो जो हाथ पे पकड़े रहते हैं किसी बंदे का पिक्चर, तो उसी को हम एफिजिस बोलते हैं। तो एफिजिस का मतलब ऐसे पुतले, ऐसे डमी फिगर से होता है जो किसी व्यक्ति का, किसी नेता का या किसी भी प्रतीक के रूप में बनाए जाते हैं, एफिजिस वगैरह। समझ आया? तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, प्रोटेस्टर्स बर्न एफिजिस ऑफ द गवर्नमेंट लीडर। प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने क्या किया कि प्रदर्शनकारियों ने क्या किया कि सरकार के नेताओं के पुतले जलाए। फाइन, बर्न एफिजीज सुना होगा, या एफिजीज ऑफ लीडर्स कहते हैं ना, एफिजीज ऑफ लीडर्स, या बर्निंग ऑफ एफिजीज, या कहते हैं ना एफिजीज वे सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर मतलब क्या हुआ कि उसको आग लगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लेम गेम। बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत लोग जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में आया हुआ है। ब्लेम गेम का अर्थ होता है दोषारोपण की राजनीति। ब्लेम गेम, ब्लेम गेम कहते हैं ना, ब्लेम गेम मत खेलो मेरे साथ। मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को दोष देना, एक दूसरे पर दोष लगाना। तो जब किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या या किसी फेल्यूर की जिम्मेदारी लेने के बजाय लोग एक दूसरे पर दोष देने लगते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं, तो उसे हम ब्लेम गेम कहते हैं। जैसे कि अ सिचुएशन वेयर पीपल ट्राई टू पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रॉब्लम ऑन समवन एल्स। ये ब्लेम गेम जो होता है किसी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को लेकर ही होता है, फेलियर को लेकर होता है। तो दोषारोपण की, एक दूसरे राजनीति या एक दूसरे को दोष देना को हम बोलते हैं ब्लेम गेम। जैसे एग्जाम्पल है, द टू पार्टीज आर प्लेइंग द ब्लेम गेम ओवर द फेल्ड प्रोजेक्ट। तो दोनों पक्ष, दो पार्टी है, उसमें असफल जो प्रोजेक्ट हुआ उसके लिए एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। कहते हैं ना हम, डोंट प्ले द ब्लेम गेम, एक दूसरे पे दोष देना बंद करो। या वी नीड अ सॉल्यूशन नॉट अ ब्लेम गेम, हमें समाधान चाहिए, हमें दोषारोपण नहीं चाहिए। मतलब
एक दूसरे पे दोष मत लगाओ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, ऐसे यूज करते हैं ना हम सेंटेंसेस। तो ये हुआ। हमारा अगला वर्ड है कंडुइट। कंडुइट, CONDUIT, कंडुइट नाउन वर्ड है और कंडुइट का अर्थ होता है माध्यम, या आप बोल सकते हो मीडियम, या आप बोल सकते हो किसी चीज का जरिया। मतलब क्या हुआ, देखो कंडुइट नाउन है और इसका मतलब होता है कि जिसके जरिए, जैसे मीडियम होता है ना, तो किसी चीज के कोई मीडियम ऐसा जिसके जरिए कोई चीज या कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट, कोई प्रभाव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं कंडुइट इन एडवांस वोकैबुलरी। और आप नॉर्मली यूज करते हो कि ये इसका मीडियम है, जैसे कि अ पर्सन और थिंग दैट हेल्प समथिंग पास फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनदर। तो एक जगह से एक जगह से दूसरे जगह तक किसी चीज को पहुंचाने का जो पहुंचाता है उसको हम मीडियम कहते हैं। तो ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है और ये किसी वस्तु के बारे में भी या किसी चीज के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो कंडुइट का अर्थ समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, द इंटरनेट एक्ट एज अ कंडुइट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंटरनेट है वो जानकारी पहुंचाने के माध्यम के रूप में काम आता है, मतलब माध्यम के रूप में काम करता है। जैसे मैं अगर बोलूँ वह मेरे और मेरे पापा के बीच कंडुइट है, मतलब या मेरे और मेरे बॉस के बीच में कंडुइट है, मतलब क्या हुआ, माध्यम है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का या कुछ भी पहुंचाने का। नेक्स्ट वन इज विटिएटेड। विटिएटेड वर्ड जो है ये एज ए एडजेक्टिव और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। देखो ईडी लगा हुआ है, तो अगर एज वर्ड की तरह यूज कर रहे हो तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल वाला वर्ड, तो एज एडजेक्टिव भी यूज करते हो। विटिएटेड का अर्थ होता है दूषित, खराब, ठीक है। विटिएट का अर्थ होता है VITIATE, इसका अर्थ होता है दूषित करना या खराब करना अगर वर्ब है तो, और विटिएटेड मतलब होता है दूषित या खराब एज एडजेक्टिव। तो ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है। अगर कोई चीज दूषित है तो मतलब क्या है, वो विशेषता बता रहा है कि भैया वो चीज दूषित है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको कभी भी वर्ड पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम होना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या होगा, आप ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बार ना मन में अगर डेफिनेशन तो बच्चे से पढ़ाया जाता है बचपन से, तो आप उसको एक बार रीड करो मन में, तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से समझ पाओगे। तो विटिएटेड मतलब दूषित या खराब। इंग्लिश में बोले तो मेड वर्स, मेड वीकर और लेस इफेक्टिव। तो किसी चीज की क्वालिटी हो सकती है, वैलिडिटी हो सकती है, उसकी इफेक्टिवनेस हो सकती है, वो खराब या कमजोर कर देना। फाइन। जैसे द एविडेंस वॉज विटिएटेड बाय बायस, मतलब जो पक्षपात, बायस मतलब क्या होता है, पक्षपात के कारण जो एविडेंस की विश्वसनीयता थी वो प्रभावित हो गई, ये बोल सकते हैं। या अगर हम बोल रहे हैं उसकी जजमेंट जो है विटिएटेड हो गई, मतलब उसकी जो जजमेंट है वो प्रभावित हो गई, इन्फ्लुएंस हो गई बोल सकते हैं। या अगर हम बोलना चाहें कि बायस, छोड़ो बायस की बात, करप्शन ने पूरी प्रोसेस को विटिएटेड कर दिया, मतलब जो करप्शन है वो सारे प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस होता है सबको दूषित कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं। या अगर हमें बोलना हो कि उसकी गलती ने एग्रीमेंट को विटिएटेड कर दिया, मतलब प्रभावित कर दिया, तो इस तरह से आप वर्ड को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज बायलैटरल एक्सट्रेडिशन। बायलैटरल एक्सट्रेडिशन, ठीक है। एक्सट्रेडिशन मतलब क्या होता है, नाउन फ्रेज है ये और इसका अर्थ होता है द्विपक्षीय प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण, अभी ये क्या है, बहुत टफ हिंदी है ना। देखो सिंपल शब्दों में, जब दो देशों के बीच, ठीक है, बायलैटरल जनरली क्या होता है, दो पक्षों या दो देशों के बीच किसी आरोपी या किसी क्रिमिनल, किसी अपराधी को एक देश से दूसरे देश को सौंपने की व्यवस्था होती है, तो वहां पर हम इस फ्रेज का यूज करते हैं जिसे कहते हैं बायलैटरल एक्सट्राडिशन। इंडिया का क्रिमिनल अमेरिका में है और अमेरिका का क्रिमिनल इंडिया में है और दोनों एक दूसरे को सौंप रहे हैं, इंडिया वाले इंडिया को और अमेरिका वाले अमेरिका को, तो वहां पर हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। सिंपल, समझ आया। तो द प्रोसेस ऑफ वन कंट्री सेंडिंग अ पर्सन टू अनदर कंट्री अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन दी टू कंट्रीज, तो उसे क्या बोलेंगे, बायलैटरल एक्सट्राडिशन। जैसे एग्जांपल है द टू कंट्रीज साइंड अ बायलैटरल एक्सट्राडिशन ट्रीटी। दो देशों के बीच में द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का सिग्नेचर, मतलब कि साइन हुआ, हस्ताक्षर जिसे आप बोलते हो। तो बायलैटरल एक्सट्रेडिशन का समझ आया। ऐसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं हम इस मामले में बायलैटरल एक्सट्रेडिशन, मतलब कि इस मामले में बायलैटरल एक्सट्रेडिशन जरूरी है, तो मतलब क्या हो गया, द्विपक्षीय
पन करना जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रोपिशियस इन्वायरमेंट। प्रोपिशियस इन्वायरमेंट क्या होता है? ये फ्रेज है, प्रोपिशियस इन्वायरमेंट का अर्थ होता है अनुकूल वातावरण। देखो प्रोपिशियस वर्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव होता है, और इन्वायरमेंट मतलब तो आप जानते ही हो, वातावरण, माहौल, जिसे आप नाउन, ये नाउन वर्ड है, तो दोनों जब मिल जाता है तो फ्रेज बन जाता है। और कैसा फ्रेज बन जाता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन फ्रेज बन जाता है। ठीक। प्रोपिशियस का अर्थ होता है अनुकूल या शुभ। अगर सिंपल इंग्लिश में समझे तो प्रोपिशियस को हम बोल सकते हैं फेवरेबल। कहते हैं ना फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंट। तो प्रोपिशियस इन्वायरमेंट का मतलब ऐसा फेवरेबल एटमॉस्फेयर, अनुकूल वातावरण जिसमें किसी काम के सफल होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है या अच्छी होती है। समझ आया? जैसे कि एन एनवायरमेंट दैट इज फेवरेबल एंड सुटेबल फॉर सक्सेस और प्रोग्रेस। जैसे क्रिएट अ प्रोपिशियस इन्वायरमेंट या प्रोवाइड अ प्रोपिशियस इन्वायरमेंट, या हम बोल सकते हैं प्रोपिशियस इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बहुत अच्छा, बहुत सुटेबल इन्वायरमेंट है अभी निवेश करने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोपिशियस इन्वायरमेंट फॉर बिजनेसेस। सरकार जो है बिजनेस वालों के लिए, मतलब व्यापारियों के लिए एक फेवरेबल, अनुकूल, सुटेबल इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम और अच्छे से समझे ना, मुझे बोलना है मैं जो है बहुत सुटेबल, मतलब कि पॉजिटिव, या कहते हैं ना आई स्टडी बेटर इन प्रोपिशियस इन्वायरमेंट। मैं फेवरेबल माहौल में बेहतर पढ़ाई करती हूँ, मतलब कि सुटेबल पॉजिटिव माहौल में बेहतर पढ़ाई करती हूँ। ये भी सेंस इस तरह से भी आप बोल सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज गैबल्ड। गैबल्ड, ठीक है, आर है बीच में, लेकिन बीच में थोड़ा सा साइलेंट रहता है आर, तो गैबल्ड हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। गैबल्ड वर्ड जो है एडजेक्टिव होता है। इसका अर्थ होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, बिगड़ा हुआ। तो सिंपल समझो तो क्या बोल सकते हैं? जो चीज अस्पष्ट हो, वेग हो, बिगड़ा हुआ हो, तो कोई भी मैसेज हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई स्पीच हो सकता है। तो ये सब चीजें जब इस तरह बिगड़ जाए तो उसे ठीक से समझना मुश्किल हो, मतलब कि अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, ठीक है, अस्पष्ट हो, क्लियर नहीं हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? गैबल्ड। ठीक है, समथिंग दैट इज अनक्लियर बिकॉज इट हैज बिकम मिक्स्ड अप और डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का अर्थ जानते हो ना क्या होता है? डिस्टॉर्टेड का अर्थ होता है कि विकृत, जिसे आप बोलते हो, या आप बोल सकते हो अनक्लियर, अस्पष्ट बोल सकते हो। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि यार उसका मैसेज जो था ना वो गैबल्ड था, मतलब क्या हुआ? अस्पष्ट मैसेज था। या उसकी जो स्पीच थी ना वो गैबल्ड थी, मतलब क्या हुआ कि वो बिगड़ी हुई, मतलब अस्पष्ट थी, क्या कहना चाह रहा था उस स्पीच में समझ नहीं आ रहा था। ये भी सेंस है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द फोन कॉल वाज गैबल्ड बिकॉज ऑफ अ पुअर नेटवर्क कनेक्शन। तो खराब नेटवर्क की वजह से, खराब नेटवर्क के कारण जो फोन पर बातचीत हुई वो क्या हुई? अस्पष्ट हो गई, वो जो बातचीत थी वो अस्पष्ट हो गई। नेक्स्ट इज डेकेडेंस। डेकेडेंस, ठीक है, डेकेडेंस नाउन वर्ड है, नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। और डेकेडेंस का अर्थ होता है किसी चीज का डिक्लाइन, किसी चीज का फॉल, जिसे आप हिंदी में बोलते हो पतन, या आप नैतिक गिरावट भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति, कोई मतलब सोसाइटी या कोई कल्चर, संस्कृति का धीरे धीरे जब नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गिरावट हो तो वहां पर हम बोलते हैं डिकेडेंस। फाइन। A state of moral or social decline often caused by excessive luxury और bad values। मतलब क्या हुआ कि जो डिक्लाइन, पतन होता है या गिरावट होता है या कभी कभी अधपतन, तो ऑफन क्या, किसकी वजह से? ज्यादा लग्जरी और बैड वैल्यूज जो होती हैं। नैतिक गिरावट है ना, बैड वैल्यूज, मोरल जो एथिक्स होते हैं उसमें गिरावट, तो मोरल डेकेडेंस बोलते हैं, मतलब नैतिक पतन। कल्चरल डेकेडेंस बोल सकते हैं, सांस्कृतिक पतन। सोशल डेकेडेंस बोल सकते हैं, सामाजिक पतन। या हम कहते हैं कि यार ये तो साइन ऑफ डेकेडेंस है, मतलब पतन के संकेत हैं ये। तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है, द नोवेल पोर्ट्रेज द डेकेडेंस ऑफ अ वेल्दी फैमिली। बहुत, ये जो नोवेल है, मतलब कि जो उपन्यास है, वो एक अमीर परिवार के नैतिक पतन के बारे में बात करता है, दिखाता है, दर्शाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेडिशियसली एक्ट। अच्छे से प्रोनाउंस करना है, एक्सपेडिशियसली एक्ट फ्रेज है ये। एक्सपेडिशियसली का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शीघ्र
कार्रवाई करना। एक्ट मतलब क्या, एक्शन। जैसे एक्सपेडिशियसली का अर्थ होता है, देखो पहले तो मैं क्लियर करती हूँ, एक्सपेडिशियसली जो वर्ड है ये खुद में एडवर्ब होता है, ठीक है, क्रिया विशेषण आप हिंदी में जो बोलते हो। एक्सपेडिशियसली मतलब होता है शीघ्रता से, क्विकली, फास्ट, तुरंत। और यहीं पर जब इसके साथ एक्ट लग गया, एक्ट का क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है कार्रवाई करना, कदम उठाना, एक्शन लेना। तो एक्सपेडिशियली एक्ट का अर्थ होता है शीघ्र कार्रवाई करना, टू टेक एक्शन क्विकली एंड विदाउट अननेसेसरी डिले। मतलब किसी मामले में बिना देरी के, बिना डिले के, जो अनावश्यक देरी है के बजाय जल्दी कार्रवाई करना, टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। तो उसे आप क्या बोलोगे, एक्सपेडिशियसली एक्ट, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, जैसे कि पहले एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड टू एक्ट एक्सपेडिशियसली टू फिक्स द प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स वर्स। मतलब क्या हुआ कि समस्या और बिगड़ने से पहले हमें उसे ठीक करने के लिए जल्दी कार्रवाई, जल्दी एक्शन करना होगा। अगर हम नॉर्मली, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कि प्लीज एक्ट एक्सपेडिशियसली बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब बिना देर के कार्रवाई करो क्योंकि हम पीछे हो रहे हैं, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, समय हमारा खत्म हो रहा है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। या आप बोल सकते हो कि एक्ट एक्सपेडिशियसली, शीघ्र एक्शन लो यार। या हम बोल सकते हैं एक्ट एक्सपेडिशियसली इन एन इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन में तुरंत कार्रवाई करो। नेक्स्ट इज स्क्यू, SKEW। स्क्यू एज अ वर्ब भी यूज होगा, एज एडजेक्टिव भी और एज अ नाउन, तीनों तरीके से यूज होगा। स्क्यू का अर्थ होता है तिरछा करना या असंतुलित करना, इम्बैलेंस करना। टू मेक समथिंग अनइवन, टिल्टेड और अनफेयरली इन्फ्लुएंस्ड। डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो स्क्यू मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया कि किसी चीज को अनइवन करना, इम्बैलेंस करना। तो किसी चीज को एक तरफ झुका या असंतुलित कर देने को हम कहते हैं। या यहाँ पर बायस वाला कॉन्टेक्स्ट भी यूज हो सकता है, पक्षपात वाला, ठीक है। तो स्क्यू हम उस तरह से यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अ फ्यू एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस कैन स्क्यू द सर्वे रिजल्ट्स। कुछ जो है रिस्पॉन्सेज जो ऐसे हैं वो प्रतिक्रियाएं, अत्यधिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सर्वे के परिणामों को प्रभावित कर सकता है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। या स्क्यू द रिजल्ट मतलब क्या हो गया कि रिजल्ट को असंतुलित करना या प्रभावित करना। स्क्यू द डेटा, आंकड़ों को विकृत करना। या स्क्यू द बैलेंस, संतुलन बिगाड़ना, है ना। या अगर हम जैसे मान लो कि मेरे वॉल पे एक फ्रेम लगा हुआ है तो हम बोल रहे हैं दिस फ्रेम इज स्क्यूड, प्लीज स्ट्रेटन इट। मतलब क्या हुआ कि ये जो फोटोज है, ये जो फ्रेम है ये तिरछा है, इसको स्ट्रेट करो, ठीक करो। नेक्स्ट इज नाउन। ये नाउन फ्रेज है जिसे आप बोलते हो शोल ऑफ फिश। शोल ऑफ फिश, शोल ऑफ फिश का अर्थ होता है मछलियों का झुंड, ठीक है। शोल मतलब क्या होता है, SHOAL। शोल का अर्थ होता है झुंड या समूह या ग्रुप, ठीक है। तो अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो वहां पर आप ये फ्रेज यूज करोगे शोल ऑफ फिश, ठीक है। तो पानी में एक साथ तैरती हुई बहुत सी मछलियों का जो ग्रुप होता है उसे हम शोल ऑफ फिश बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ग्रुप ऑफ फिश नहीं बोलेंगे, इसके लिए मछलियों के लिए वर्ड है, मछलियों के ग्रुप के लिए वर्ड है शोल ऑफ फिश, फ्रेज है मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी शॉ अ लार्ज शोल ऑफ फिश नियर द शोर। मतलब क्या हुआ कि हमने किनारे के पास मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा। और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जैसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे लार्ज शोल ऑफ फिश बोल सकते हैं, मछलियों का बहुत बड़ा झुंड। या शोल ऑफ फिश स्विम्स, मछलियों का झुंड तैरता है। या हम बोल सकते हैं शोल ऑफ कलरफुल फिश, मतलब रंग बिरंगी मछलियों का झुंड। तो इस तरीके से हम इस फ्रेज का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा, कुछ वर्ड सीखे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करके जाइए, ठीक है, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।